नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, डीएनए के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, संस्थान से जुड़ सकते हैं। ठीक है। संडे को टेस्ट है, सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। जो लोग पहले से टेस्ट ज्वाइन किए हैं, जिनको नया टेस्ट ज्वाइन करना हो, दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे, कंपनी अधिनियम में संशोधन। इस पे हम बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सरकार कोविड-19 राहत पैकेज के तहत देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त के तहत उपायों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री नीता समर ने की घोषणा की थी कि इसमें CSR रिपोर्टिंग में कमी की जाएगी, बोर्ड की रिपोर्ट में अपर्याप्तता है, कंपनी की वार्षिक बैठक आयोजित करने में देरी समेत तमाम छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस अर्थात अपराधों से संबंधित प्रावधानों की संख्या घटकर 31 तक सीमित कर दी गई है। घोषणा के अनुसार इनमें से अधिकांश अपराधों का निपटारा अब कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा किया जाएगा, जो कि पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCTL के दायरे में आता था। ठीक है। तो ये अभी नया जो है, अभी कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया है, निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। कोविड-19 राहत पैकेज जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, उद्देश्य से कंपनी एक्ट 2013 को प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी। और इसमें बता दिया गया है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज था और ये 5वीं और अंतिम किस्त के तहत जो भी उपाय करते हुए घोषणा की है वित्त मंत्री ने कि उसमें 2013 में जो कंपनी एक्ट था उसमें संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें ये छूट दी जाएगी और ये कंपनी एक्ट को संबंधित करके 31 तक ला दिया गया है। प्रावधानों की संख्या घटकर 31 तक सीमित कर दी जाएगी। और पहले कौन देखता था? कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता था। अब कौन देखेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के दायरे में आते थे पहले, अब ये आएंगे कंपनी रजिस्ट्रार, इस मामले को देखेंगे। संशोधन के कारण क्या क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों और उपायों के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर करते हुए वर्ष 2014 के 142वें पायदान से 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया है। सबको पता होगा पहले से। कोविड-19 के समय कंपनी को राहत देने के लिए भी जरूरी है। कंपनी एक्ट 2013 के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था। जो कंपनी एक्ट 2013 जो था वो भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था। यह अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियों में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, जैसे मैंने पहले बताया कि NCTL पहले देता था। कंपनी अधिनियम 2013 ने एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी की अवधारणा की शुरुआत की है। ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा डिटेल, ये कंपनी अधिनियम में संशोधन, जिसमें मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो मेन पॉइंट है देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सके, कितने का पैकेज था और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या क्या जो घोषणा की गई, इसमें क्या क्या रियायत दी जा रही है और कितना सीमित कर दिया गया। जैसे मैंने कहा 31 तक सीमित किया गया है। पहले कौन देखता था, अब कौन देखेगा? निपटारा अधिकांश अपराधों का निपटारा कौन करेगा? यानी पहले NCTL द्वारा किया जाता था, अब कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जाएगा। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। संशोधन के कारणों के बारे में मैंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था। 2014 में कहाँ हम 142वें में थे और 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गए थे। और कोविड-19 के लिए राहत देने के लिए भी ज़रूरी है ये। और ये कंपनी एक्ट 2013 का जो मेन फंडा था, यहाँ पे बताने की आप लोगों को कोशिश किया गया है। भली बात आप लोग पहले से परिचित होंगे, जो नहीं परिचित होंगे इनको देख लेंगे आप लोग। ठीक है। तो आपका इकोनॉमिक्स का भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी करंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम दूसरी बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या जिसे अनुबंध कृषि कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये।
उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित एक अध्यादेश लाया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज समिति भी बनाई जाएगी। अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और निवेशकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभ देना और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसे कहते हैं। अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक समझौता होता है, यानी खरीदने वाला और जो किसान के मध्य एक समझौता होता है जिसमें इसके तहत किए जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अनुबंध कृषि के देखिए लाभ क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। यह छोटे स्तर के किसानों को प्रतिस्पर्धा बना देते हैं। ठीक है, मान लो 2 किसान छोटे अगर है तो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी कि हम उनसे डील करें। इसमें आने वाली लागत को कम करने के लिए छोटे किसान तकनीकी, ऋण, विज्ञापन चैनलों और सूचना प्रणालियों की सहायता लेते हैं। दूसरा है, इस प्रकार उनके उत्पाद के लिए उन्हें आसानी से बाजार मिल जाता है, जिससे बाजार में जाकर किए जाने वाले लेन देन और अनावश्यक खर्च कम हो जाते हैं। तीसरा है, अनुबंध कृषि से उपज की गुणवत्ता बनी रहती है। चौथा है, कृषि प्रसंस्करण स्तरों के मामले में यह कृषि उत्पाद की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है और इसकी लागत भी कम होती है। पांचवा है, कृषि उत्पाद के लिए मूल्य का निर्धारण उत्पादक और फर्मों के मध्य वार्ता द्वारा किया जाता है। और छठवां है, किसान नियमों और शर्तों के तहत निर्धारित मूल्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि चुनौतियाँ क्या हैं। कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, कुछ लाभ भी होता है, तो किसी चीज़ की चुनौती भी होती है। तो चलिए चुनौती देख लेते हैं। अनुबंध कृषि की आलोचना प्रायः यह कहकर की जाती है कि यह फर्मों और बड़े किसानों के पक्ष में होती है और छोटे किसानों की क्षमता को नज़रअंदाज कर देती है। इसके लिए किए गए समझौते प्रायः अनौपचारिक होते हैं, यहाँ तक कि लिखित अनुबंधों को भी अदालतों में लंबे समय तक खींचा जाता है। तो आप समझ लीजिए, जब लंबे समय तक खींचा कोई मामला जाएगा तो क्या दुर्दशा होगी किसानों की। इसमें खरीदार एक होता है जबकि विक्रेता अनेक होते हैं, मतलब खरीदने वाला एक ही है और बेचने वाले बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि कंपटीशन हो जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, जो समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है। अनुबंध कृषि में किसानों के समक्ष समय पर भुगतान की समस्या, कंपनियों और किसानों के बीच विवाद और किसानों का शोषण आदि जैसी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कुछ पक्ष में भी होते हैं तो कुछ विपक्ष में होते हैं, कोई चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं है। तो यही आपको बताने की कोशिश किया गया अनुबंध कृषि। ठीक है, तो कोविड-19 से एक अध्यादेश अभी उड़ीसा सरकार, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी हैं, और उड़ीसा में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एक सर्विसेज समिति बनाई गई है। और एक अध्यादेश का उद्देश्य क्या था, किसानों और निवेशकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभ देना और कुशल अनुबंधन कृषि प्रणाली विकसित करना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसके द्वारा लाया गया है, किस सरकार द्वारा लाया गया, क्या उद्देश्य है। और अनुबंध कृषि कहते हैं, बहुत लोग को नहीं पता है, बहुत लोग जो ग्रामीण परिवेश होंगे उनको बिल्कुल पता होगा। अनुबंध कृषि के क्या बेनिफिट होते हैं सारा का सारा बताया गया। छोटे किसानों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, उनको बाजार मिलेगा, तकनीक मिलेगी, विज्ञापन चैनल मिलेगा, सूचना प्रणालियों की सहायता ले सकते हैं वो, और एक बड़ा बाजार मिलेगा, उपज की गुणवत्ता बनेगी। कृषि प्रसंस्करण स्तरों के मामले में कृषि उत्पादन की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित भी करता है। यानी कि पूरा का पूरा मैंने आपको अनुबंध कृषि के पूरे क्या बेनिफिट है और क्या उसकी चुनौतियां हैं, सबका सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप जो भी बेनिफिट है और जो भी चुनौतियां हैं सारे के सारा आप लोग देख लीजिएगा, आपका प्रीलिम्स में भी काम दे देगा, मेंस में भी काम दे देगा। ठीक है, तो सारा का सारा डेटाबेस आप लोग को बता दिया गया है, अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। प्रत्येक वर्ष 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। ये यूपी पीसीएस में कई बार ये डे ही पूछ दिया जाता है कि 22 मई को कौन सा दिन पड़ता है। तो ये डे याद रख लीजिएगा। और किसके द्वारा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम जो थी, हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, मतलब हमारी जो समाधान है वो प्रकृति में है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई थी 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। 22 मई 1992 को
नैरोबी जो केन्या की राजधानी है में जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे CBD कहते हैं कि पाठ को स्वीकार किया गया था। इसीलिए 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। चलिए देख लेते हैं नगोया प्रोटोकॉल के तहत आईची लक्ष्य 2010 क्या था। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वावधान में कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों जलमों का सुरक्षित अंतरण प्रसंस्करण और उपयोग सुनिश्चित करना है जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2010 में नगोया जापान के आईची प्रांत में आयोजित CBD के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता की अद्यतन रणनीतिक योजना जिसे आईची लक्ष्य नाम दिया गया को स्वीकार किया गया। उसके एक भाग के रूप में लघु अवधि रणनीतिक योजना 2020 के तहत 2011 और 2020 के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों के लिए जैव विविधता के लिए कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय ढांचा उपलब्ध कराया गया है। यह लघुअवधि योजना 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों जिसे सम्मिलित रूप से आईची लक्ष्य कहते हैं का एक समूह है। भारत ने 20 वैश्विक आईची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैविक विविधता लक्ष्य NBT को विकसित किए हैं। कुल मिलाने का यही कहने का अर्थ आप लोग को यही है कि जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो भी टॉपिक होता है तो प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें बताने की कोशिश किया गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम भी कभी कल पेपर में पूछता है तो थीम भी देख लीजिए, कब स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले स्टार्टिंग कब आया था, अध्यादेश कब लाया गया था, मतलब स्वीकार कब किया गया था, ये भी आप लोग को बताया गया है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी बताया गया है। नगोया प्रोटोकॉल के तहत आईची लक्ष्य 2010 में क्या क्या था पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। कब स्टार्ट किया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, शुरुआत में कितने विषय थे, ये पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल और ऑन बायोसेफ्टी। जैव विविधता सम्मेलन के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बायोसेफ्टी के लिए एक पूरक के रूप में जैव विविधता सम्मेलन के बाद से 2003 में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रभावी की रक्षा करना चाहता है। जैव विविधता से संबंधित जोखिम से उत्पन्न आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों आधुनिक रूप से उत्पन्न जैविक प्रौद्योगिकी। मसौदा तैयार किया गया है 29 जनवरी 2000 को, हस्ताक्षर किया गया है 15 मई 2000 को। स्थान है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा। मूल रूप से कार्टेजेना कोलंबिया 1999 के लिए निर्धारित है। प्रभावी है 11 सितंबर 2003 को। हस्ताक्षरकर्ता जो देश है 103 है और पार्टीज या दल है 172 है। तो ये भी आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल गया है। इसको बड़े आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग क्योंकि इसमें से एक एक छोटे छोटे फैक्ट निकल सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहे आज के तीनों के तीनों टॉपिक आपको बता दिया गया है जो तीनों अलग अलग सेगमेंट के था। जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में हो सकता है क्वेश्चन आप लोग को कंपनी एक्ट पूछ दें, तो जो भी कंपनी का एक्ट दिया गया है क्या क्या संशोधन किया गया है और कंपनी एक्ट 2013 क्या है पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। कुछ एग्रीकल्चर का भी दिया गया है, उसका भी पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी, क्या चुनौतियाँ होगी, सारा का सारा मैंने आपको बताया। और तीसरा आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी दिया गया है कि किस वर्ष क्या क्या पूरा का पूरा डिटेल आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का दे दिया गया है। नगोया प्रोटोकॉल का तहत आईची लक्ष्य भी दिया गया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी पोर्शन हमको लेके चलना है, इसलिए इस टॉपिक को भी आज लेके किया गया है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो है ये भी पूछा गया है पूरा। और आपने देखा होगा कि यूपीपीसी से क्वेश्चन में यूपीपीसी में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो नंबर पर संपर्क करिए। इनका कल टेस्ट है संडे को, टेस्ट देने के लिए तैयार रहें। बाकी जिनका डीएनए है वो शाम को 8:30 बजे मैं आप लोगों को डीएनए में क्वेश्चन आंसर के लिए मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।